और शहर में दूध के भाव बढ़ा दिए गए हैं। अगर रिटेल दूध के बात की जाती है तो रिटेल दूध के भाव भी तकरीबन 2 रुपए के आसपास बढ़ाए गए। वहीं सांची के दूध, जो कि सबसे ज्यादा पॉपुलर ब्रांड है इंदौर में, उसके भी भाव 2 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। दादा, भाव कितने बढ़े हैं और कब से बढ़े हैं? 1 तारीख से बढ़े 2 रुपए। 1 तारीख से बढ़े। कितने भाव बढ़े हैं? 2 रुपए। तो अभी इंदौर में जो रिटेल दूध है वो कितने में मिल रहा है? ये इतना आइडिया नहीं लगता। अभी कितने में बेच रहे हो? अपन 52 रुपए में बेच रहे हैं। 52 रुपए में। पहले कितना था? 50 रुपए। 50 रुपए था। अच्छा, सांची के भाव भी बढ़े हैं? ये इतना आइडिया नहीं है, अपने 100 पल्ला है। अच्छा, आपका रिटेल का है लेकिन सांची के भाव भी बढ़े हैं। भाई साहब भी यहाँ दूध लेना है। सर, दूध के भाव बढ़े हैं, आइडिया है? नहीं। 2 रुपए बढ़ गए हैं आज से। हाँ, बताया था भैया ने बता दिया था। तो कुछ बजट पे फर्क पड़ेगा? धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहे हैं। अभी तो नहीं लग रहा इतना ही चलेगा मार्केट में। इतना ही चलेगा मार्केट में। सर, आप क्या कहेंगे? दूध के भाव लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। गलत है सर, ये गलत है। ये बहुत ज्यादा बढ़ रहा है भाव ज्यादा बढ़ रहा है जी। तो उम्मीद ये करते हैं कि थोड़े भाव कम होना चाहिए। कम होना चाहिए। कम होना चाहिए। आज से सांची के भी भाव बढ़ गए हैं। हाँ, बताया ना ये। उसके भी तो बढ़ गया, सबके 2-2 रुपए। किस सांची दूध वाले ने तो 1 तारीख के पहले ही वो दे दिया था पेपर में कि 2 रुपए बढ़ बढ़ गए हैं। हाँ। तो सूरत हाल इंदौर शहर में यह है कि आम जनता ये कहती है कि दूध के भाव लगातार बढ़ते जा रहे हैं, थोड़ी महंगाई में राहत मिलनी चाहिए। तो वहीं सांची, जो कि पॉपुलर ब्रांड है, उसके भी 2 रुपए भाव बढ़े हैं। तो वहीं रिटेल के भाव भी 2 रुपए है। इंदौर शहर में दूध 52 रुपए लीटर मिल रहा है। वीरेंद्र के साथ अतियाब शेख, इंडिया न्यूज, इंदौर। इस वक्त मैं भोपाल शहर में मौजूद हूं और एक बार फिर से कहीं ना कहीं आम जनता जो है महंगाई से परेशान है। और हम इस वक्त भोपाल सहकारी दूध संघ में मौजूद हैं और लगातार जो है सांची दूध के दामों में बढ़ोतरी हुई है। पिछले 4 माह की अगर बात की जाए तो 4 माह में 2 बार जो है दूध के दाम बढ़े हैं। सीधे तौर पे जो है इसका असर आम जनता पे पड़ा है और मध्य प्रदेश में 4 लाख से अधिक जो है सांची के जो ग्राहक है, कहीं ना कहीं वो इससे खासे परेशान है। हम सबसे पहले तो यहाँ पे पूछेंगे दुकानदार से कितने रेट बढ़े। भाई साहब, रेट में कितना इजाफा हुआ है सांची का? अभी तो सांची का दूध का रेट नहीं बढ़ा है कुछ टाइम से, बाकी कंपनियों के बड़े। 2 रुपए सांची के नहीं, पैकेट में हुई है। सांची के में अभी नहीं हुई, अमूल के में हुई है। अमूल का कितने का है? अमूल का ये 2 रुपए लीटर बढ़ा है अभी। अच्छा। सांची में अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि रेट बढ़ा दिया हो। लेकिन जो दूध संघ की बैठक हुई थी उसमें सांची के रेट में भी बढ़ोतरी को लेकर चर्चा हुई है और 1 से 2 रुपए जो प्रति पैकेट है। अभी लाल पैकेट कितने का मिल रहा है? 27 रुपए का, 27, आधा लीटर वाला। आधा लीटर वाला। और इसके पहले कितने का मिल रहा था? वो 2-1 साल पहले था 26 रुपए का था, 2 साल पहले। अच्छा। और जो नॉर्मल पैकेट है? नॉर्मल इसमें 4-5 वैरायटी आती है। 20 रुपए का है, 22 का, 25 का और 27 का। बिल्कुल साफ तौर पे यहाँ पे सांची के दाम बढ़ा दिए गए हैं। संघ की बैठक में यह निर्णय हुआ था। हालांकि अभी जो विक्रेता हैं उनको इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन अगर हम बात करें तो जो नॉर्मल रेट है जो फिलहाल बढ़ाए गए हैं, उन रेटों में सांची गोल्ड की जो कीमत है वो 25 से 26 रुपए कर दी गई है। सांची स्टैंडर्ड आधा लीटर 23 से 24 रुपए। इसके साथ ही सांची ताज़ा TM 500 लीटर आधा लीटर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 20 से 21 रुपए यहाँ पे बढ़ोतरी की गई है। तो लगातार यहाँ पे जो है सांची के दाम और अमूल्य के जो दाम हैं, दूध के पैकेट के जो दाम हैं, वो लगातार यहाँ पे बढ़ रहे हैं। और सीधे तौर पे आम जनता को हम कह सकते हैं कि पेट्रोल डीजल के बाद अगर हम बात करें तो रसोई गैस के दाम और सांची के दूध के दाम में लगातार जो बढ़ोतरी हो रही है, कहीं ना कहीं उस बढ़ोतरी से यहाँ पे आम जनता अब काफ़ी परेशान हो चुकी है। महंगाई से आम जनता त्रस्त हो चुकी है। लगातार जो है महंगाई 7वें आसमान में पहुंचती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि कुछ ही दिन पहले जो खाने का सोयाबीन का तेल है, फल्ली का तेल है, उनके दामों में भी लगातार 20 से 30 रुपए का इजाफा हुआ है। और अब एक बार फिर से जब दूध के दाम बढ़ चुके हैं तो कहीं ना कहीं इस दामों से इसका सीधा असर जो है आम जनता को पड़ा है और आम जनता जो है इससे खासे दूध के बढ़ते हुए दामों ने एक बार फिर मिडिल क्लास के आदमी की कमर तोड़ कर रख दी है।
आम आदमी दूध के बढ़ते दामों से खासा परेशान नजर आ रहा है। अमूल और सौरभ दूध ने प्रति लीटर 2 रुपए की बढ़ोतरी की है, जिससे लोग, आम जनता बढ़ती हुई महंगाई से काफ़ी परेशान है। कोरोना काल के कारण लोगों के काम धंधे वैसे ही चौपट पड़े थे, उसके बाद बढ़ती हुई दूध की कीमतों ने आम आदमी की ज़िंदगी और जेब पर दोनों पे खासा असर पड़ा है। हमारे साथ सौरभ और अमूल का दूध बेचने वाले एक दुकानदार मौजूद हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं कि वो उनकी ज़िंदगी में, अब उनकी दुकानदारी में, अब इस दूध बढ़ती हुई कीमतों से कितना अंतर पड़ा है। सर, क्या नाम है आपका? रवि गुरनानी सर। रवि जी, दूध की बढ़ती हुई कीमतों 2 लीटर प्रति लीटर बढ़ाया गया है, क्या फ़र्क पड़ा है आपके काम धंधे पर? सर अगर सेल के हिसाब से देखा जाए तो सर 100 से 150 लीटर सेल में फ़र्क आया है। और 2 रुपये लीटर एक आम आदमी के लिए बहुत बड़ी रकम होती है। अगर उसको अगर पूरे महीने में अगर इंक्लूड करा जाए तो ये लगभग 100 से 150 रुपये बढ़ता है। तो उस हिसाब से सेल में भी बहुत फ़र्क आया है सर इससे। क्या उम्मीद करना चाहेंगे? सर सरकार से यही गुजारिश करूंगा या कंपनी प्रबंधन से यही गुजारिश करूंगा कि ये मूल्य वृद्धि वापस ली जाए। बढ़ते वापिस ली जाए। हमारे साथ एक और दूध का फेरी लगाकर दूध वाले मौजूद हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। कहाँ से आ रहे हैं आप? हम गांव से आ रहे हैं। दूध बेचने गए थे, वापस लेकर आए आप? ये दूध महंगा हो गया इसलिए लोग बाग ले नहीं रहे हैं। क्यों, क्या क्या देते हैं दूध? रेट रोज पर रोज कहाँ के बढ़ रहा है, रेट पूछ रहे हैं। चलिए, तो आप देख सकते हैं कि ग्राहक भी परेशान है, दुकानदार भी परेशान है, दूध की बढ़ती कीमतों से आम जनता भी परेशान है। कोई इससे खुश नहीं है, चाहे वो दूध के दुकानदार हैं वो भी खुश नहीं है, जो दूध को फेरी लगाकर बेचते हैं वो भी दुखी नहीं है, और आम जनता की जेब पर, किचन पे तो, रसोई पे तो खासा असर इस दूध के बढ़ते हुए दामों से पड़ा ही है। अब देखना हो ये होगा कि चाहे वो दुकान वाले हों, चाहे फेरी लगाकर दूध बेचने वाले हों, चाहे आम जनता, सरकार से ये अपील कर रही है कि दूध के दामों को वापस किया जाए, तो क्या फ़र्क पड़ता है? क्या सरकार इन दूध के बढ़ते हुए दामों को वापस लेगी या नहीं, ये बड़ा सवाल है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं आज से पूरे प्रदेश भर में आरंभ हुई है। इसमें 3,80,000 स्टूडेंट पूरे प्रदेश भर में बैठेंगे। वहीं बोर्ड ने इस बार 6,787 परीक्षा केंद्र बनाए हुए हैं। साथ ही इसमें सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करने के साथ ही कोरोना को लेकर जिस तरीके से कोरोना की गाइडलाइन का पालन करने का निर्देश जारी किया है, तो यहाँ पर जो परीक्षा केंद्र में हम है JN पांडे, जो कि सबसे पुराना स्कूल है, यहाँ पर हम JN पांडे स्कूल में है। देख सकते हैं आप किस तरीके से बच्चों की सारी चेकिंग के बाद ही उन्हें जाने दिया जा रहा है। पूरी व्यवस्था के साथ 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं आज से आरंभ हो रही है, जो कि 23 मार्च तक चलेंगी। और 23 मार्च तक चलने के साथ इसमें बीच में अवकाश भी बच्चों को दिया गया है। क्या व्यवस्था की गई है? जैसे आप देख रहे हैं कि 2 डिस्प्ले बोर्ड है बच्चों को, ताकि अच्छे से डिस्टेंस मेंटेन हो चुके। सारे बच्चे आप देख रहे हैं मास्क लगाए हुए हैं, और गेट पर ही हम सैनिटाइज कर रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं थर्मल स्कैनर से उनका टेम्परेचर भी देख रहे हैं। किसी प्रकार की सर्दी, खांसी, जुकाम होने पर ऐसे बच्चों के लिए हमने अलग से व्यवस्था की है। कुल कितने बच्चे अपने यहाँ सेंटर में बैठ रहे हैं इस बार? कुल टोटल संख्या 400 करीब है। 400 जी। तो जैसा कि सर ने बताया कि यहाँ पर 400 बच्चे परीक्षा देने आए हुए हैं। हम दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर किस तरीके से हॉल में व्यवस्था की गई है। बैठक व्यवस्था का एक जायजा लेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जिस तरीके से बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बिठाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर स्वाध्यायी छात्र भी हैं और साथ ही रेगुलर छात्र भी हैं। इस तरीके से कुल 400 छात्र इस JN पांडे स्कूल में बैठ रहे हैं। मातृभाषा हिंदी का पेपर है और बच्चे पूरी तैयारी के साथ कोरोना काल के 2 साल के बाद यहाँ पर ऑफलाइन मोड में परीक्षा देते नजर आ रहे हैं। दुर्ग जिले में आज से 10वीं बोर्ड की CG बोर्ड के एग्ज़ाम शुरू हुए हैं, जहाँ पे विभिन्न विषयों को लेकर के एग्ज़ाम आयोजित किए थे, जहाँ कई पूरे ज़िले से बच्चे पहुँचे हुए हैं। इन्हीं में से एक विशेष बच्चा पहुँचा है जो है तो 8th स्टैंडर्ड का, लेकिन उसने 10th बोर्ड का एग्ज़ाम दिया हुआ है, जिसके लिए IQ टेस्ट किया गया और उसको फिर एलिजिबिलिटी दी गई और उसने 10th बोर्ड का एग्ज़ाम दिया। बच्चे का नाम पार्थ सिंह है, जो यहाँ पहुँचा हुआ था। उसको लेकर के इंडिया न्यूज़ ने उस बच्चे से खास एक्सपीरियंस उसके जो रहे इस IQ टेस्ट के बाद और एग्ज़ाम देने के बाद, उसको उसने शेयर किया इंडिया न्यूज़ के साथ। मेरा IQ टेस्ट, जो आपका IQ टेस्ट हुआ था 10th बोर्ड का एग्ज़ाम देने के लिए, कैसा रहा था? IQ टेस्ट अच्छा था और काफ़ी टफ क्वेश्चन थे। तो फिर कैसे आपने सॉल्व किया, कैसा रहा और कब हुआ था आपका? ये लास्ट ईयर हुआ था 2021 में, नवंबर में।
कहाँ पे जाके दिया था आपने? हॉस्पिटल में जाके दिया था। इसमें आपके घर परिवार का कैसा रहा एक्सपीरियंस, कैसा सहयोग मिला? घर परिवार का सहयोग अच्छा था और उन्होंने बहुत सहयोग किया, हेल्प की मेरे को पढ़ाई करने में, क्योंकि मेरा कुछ ज़्यादा कोर्स मतलब कवर नहीं था और कुछ चीज़ें कवर मतलब क्लियर नहीं थी, तो उसमें भी मम्मी पापा ने हेल्प किया। आज पहला पेपर आपने दे दिया है, तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? आज पहला पेपर अच्छा हुआ, हिंदी का था और इजी था। आपका नाम बताइए। मैं करीब 4 महीना पहले आया। इसकी माँ शिक्षा विभाग में है और चूंकि हमारा स्कूल समन्वय केंद्र है तो उनका यहाँ आना रहता है, तो मेरे संपर्क में आया तो उनकी मम्मी ने इसकी जानकारी दी, तो हम लोग फिर उनको बच्चे की योग्यता का सही मूल्यांकन हो ऐसा करके उनको एडवाइस किए कि बच्चे का IQ लेवल बहुत ज़्यादा है। जो सामान्य स्तर के जो बच्चे रहते हैं उनका IQ एवरेज रहता है 90 to 100, जबकि इस बच्चे का IQ है 130। तो इस प्रकार बच्चा अतीन्द्रिय क्षमता जागृत है ऐसा हम लोग मान के चल रहे हैं। उसकी मम्मी ये बताई कि जैसे 50 अखबार रखा हुआ है और उसके नीचे वाले को ये बच्चा पढ़ लेता है, तो ये जानकर हमको बहुत आश्चर्य हुआ। और अभी तो हम बच्चे की परीक्षा है तो उसको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि बच्चा इसका प्रदर्शन विद्यालय में सभी बच्चों के सामने करे। आज से जो है बोर्ड एग्ज़ाम चालू हो चुका है। आज जो है 10वीं का बोर्ड एग्ज़ाम चालू है। इस वक्त जो है हम शासकीय कन्या हाई स्कूल चितलापारा में खड़े हैं और हमारे साथ ये प्राचार्य है और कुछ टीचर है। उनसे बात करते हैं कि किस प्रकार से इस बार जो बच्चे ने भाग लिया है और तैयारी की है। सर, आपका इंडियन न्यूज़ में स्वागत है। सर, इस बार तैयारी किस प्रकार बच्चे ने की है, सर क्या है बताएंगे? चूँकि कोरोना काल था, उसके बावजूद भी हमारे विद्यालय में कभी स्कूल बंद नहीं हुई, ना कोई पॉजिटिव आए और सभी विषय का पढ़ाई हुई है और बच्चे बड़े उत्साह से हमारे विद्यालय में परीक्षा दिलाने आ रहे हैं और खुशी से दिला रहे हैं। सर, क्या पूरे बच्चों ने पूरे सब्जेक्ट का तैयारी कर लिया? पूरे सब्जेक्ट का तैयारी मैंने सभी विषय का 2-3 बार हो चुका है और परीक्षा एग्ज़ाम भी दिए हैं। कौन सी एग्ज़ाम बोलते हैं? प्री बोर्ड एग्ज़ाम भी दिए हैं, खुशी दिए हैं, उसमें अच्छा रिस्पांस मिला था अपने को और अभी वार्षिक परीक्षा दिला रहे हैं। हम आशा करते हैं कि अच्छा रिस्पांस मिलेगा। सर, कोविड काल में भी किस प्रकार से परेशानी हुई थी आपको, क्या है? हमारे विद्यालय को कोविड काल में कोई परेशानी नहीं हुई, सभी बच्चे निरंतर आते रहे। 1-2 बच्चे को खैर विशेष परिस्थिति के आधार पर नहीं आ पाए बच्चे, सर्दी खांसी था उसको तो हम लोग आने के लिए मना कर दिए थे, बाकी सभी बच्चे आकर के पढ़ाई अच्छा ढंग से किए हैं। सर, बोर्ड एग्ज़ाम है, किस प्रकार से तैयारी आप लोग जो है पूरी टीचर लोग हैं, पूरे प्रिंसिपल लोग किस प्रकार से आप प्रिपेयर करके तैयारी करवाए थे? हाँ, सभी शिक्षक और प्राचार्य महोदय के सहभागिता से परीक्षा का संचालन मतलब पूरा तैयारी से चल रहा है। आगे किस प्रकार रहेगा सर और बच्चों को? मैं सोचता हूँ कि आगे और इससे बेहतर करने की कोशिश करेंगे और बेहतर चल रहा है। तो बिल्कुल देख सकते हैं, ये जो है हमारे साथ प्राचार्य थे जिनसे हम बात कर रहे थे। आज जो है 10वीं के बोर्ड एग्ज़ाम चल रहा है जहां बच्चे जो है एग्ज़ाम दिला रहे हैं। इस वक्त तो जो है हम यहाँ के प्राचार्य से बात कर रहे थे। कोविड का जो दंश पूरा देश झेल रहा था और बच्चों का भी जो है कहीं ना कहीं शिक्षा जो है या बच्चों का एजुकेशन को लेकर के, परिजन से लेकर के बच्चे खुद ही परेशान नजर आते थे। ऐसे में प्रदेश में 2 साल बाद, कोविड काल के 2 साल बाद फिर से ऑफलाइन एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं। आज 10वीं का एग्ज़ाम है और हिंदी के सब्जेक्ट है। बच्चे हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। पूरी तरह से प्रशासन की जो गाइडलाइन है उसका पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। मास्क लगाया जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है और स्कूलों में जो शिक्षक है जो बच्चों का एग्ज़ाम ले रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं पूरी तरह से बच्चों पर निगरानी रख रहे हैं। हमारे साथ 2 बेटियाँ हैं। बेटा, 10वीं का एग्ज़ाम है। 2 साल कोरोना काल में काफ़ी परेशानियाँ हुई थी पढ़ाई को लेकर के। अब कैसा लग रहा है 2 साल बाद आप लोग आकर ऑफलाइन एग्जाम दे रहे हैं, कैसा लग रहा है और किस तरह की तैयारियां की थे आप लोग? ऑफलाइन पेपर देने ज़्यादा अच्छा लग रहा है। लॉकडाउन में हम लोग घर में बैठे पढ़ाई भी ज़्यादा होती नहीं थी। ऑनलाइन में कुछ समझ नहीं आता था, स्कूल में आए तब कुछ समझ नहीं आता पढ़ाई। आज 10वीं का एग्ज़ाम है,
हिंदी सब्जेक्ट है, और किस तरह की तैयारियां किए हैं और क्या उम्मीद है, क्या लगता है आपको? हिंदी सब्जेक्ट की भी तैयारी अच्छे से है, पेपर भी अच्छा ही आया है। तो बच्चों में उत्साह देखने को मिल रहा है, बेटियां मौजूद है यहाँ पे, और कहीं ना कहीं बेटियां ज़्यादा परेशान हुई है। कोविड काल है, कोरोना काल में लॉकडाउन से लेकर के हर तरह की परेशानी और सिचुएशन का सामना करना पड़ा था। एक और बेटी 10वीं का बोर्ड एग्ज़ाम है, और किस तरह की तैयारियां चल रही थी, और ऑफलाइन एग्ज़ाम 2 साल बाद अपना ऑफलाइन आकर एग्ज़ाम दे रहे हो, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, हम एग्जाम देके। और 2 साल तक किस तरह की परेशानी होती थी? ऑनलाइन में किस तरह की परेशानी होती थी, ऑफलाइन में, और तैयारियों को लेकर कुछ मतलब नहीं हो रहा था एग्जाम का। इस एग्जाम का मायने है हम लोग का पूरा इसमें फ्यूचर डिपेंड करता है। हम लोग जो पढ़ रहे हैं, जो हमारे नंबर आएंगे, इसमें लगता है कि हम लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन टाइम में कोई मतलब नहीं, सारे बच्चे पास हो रहे थे। हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं, बच्चियों में खुशियां नजर आ रही है। तस्वीरों में देख सकते हैं एग्जाम की पूरी तरह से तैयारी चल रही है। स्कूल प्रशासन ने पूरी तरह से व्यवस्थाएं की है। एग्जाम जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं पूरी तरह से तैयारियों से चल रही है, और बेटियों में काफ़ी उत्साह है। लगातार बच्चियों के चेहरे में जो रौनक है और ऑफलाइन एग्जाम को लेकर के, वो आप देख चुके हैं हमारे साथ स्कूल के भी। सर, किस तरह की तैयारियां चल रही थी, और ऑफलाइन एग्जाम से बच्चों में कितना उत्साह है? बच्चों में बहुत उत्साह है, और ऑनलाइन की अपेक्षा इसमें ऑफलाइन परीक्षाएं हो रही हैं, और पूरे 100% बच्चे आ रहे हैं। और कोविड काल का दौरान जो परेशानियां होती थी, अभी किस चीज़ की कोविड काल की पूरी गाइडलाइन की जो है व्यवस्था पूरी तरह से की गई है, गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है, उसके बारे में? गाइडलाइन का पूरा पालन किया, जैसे बच्चे मास्क लगा के आ रहे हैं, सैनिटाइजर किया जा रहा है, और डिस्टेंसिंग का भी ध्यान दिया जा रहा है। तो ये 10वीं बोर्ड है, और आज हिंदी का जो पेपर है वो चल रहा है, और बच्चों को पूरी तरह से यहाँ पर तैयारियां की गई है, और बच्चों में भारी उत्साह भी यहाँ पर नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं की परीक्षा देकर इस समय सारे विद्यार्थी निकल रहे हैं। देख सकते हैं आप किस तरीके से विद्यार्थियों के द्वारा जो आज पहला पेपर था वह काफी सरल आया था। विद्यार्थी लंबे समय बाद यहाँ पर पेपर देने पहुंचे हुए थे। हालांकि उन्हें लिखने में कुछ परेशानी जरूर हुई है, क्योंकि जो लिखने की जो आदत थी वो छूट सी गई है। तो यहाँ पर एक तरह से बच्चों में उत्साह नजर आ रहा है। बच्चे कहीं ना कहीं सरल पेपर आने के कारण खुश नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से उनके चेहरों से लग रहा है कि वह काफी खुश हैं, और पेपर काफी सरल आया था, जिसकी वजह से बच्चों में एक उत्साह दिख रहा है। तो हम कुछ बच्चों से बात करेंगे। बेटी, पेपर कैसा आया था? बहुत अच्छा आया था, अच्छे से बना भी। अच्छे से किया है। हाँ। 2 साल बाद आपने लिखने की आदत जो छूट गई थी, कैसा लगा लिखने में आपको? अच्छा लगा, प्रैक्टिस कर रहे थे घर में। आपका पेपर कैसा हुआ बेटा? बहुत अच्छा बना पेपर, बहुत इजी आया था। इजी रहा? बहुत इजी आया था। कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कोरोना प्रोटोकॉल के तहत सभी का थर्मल स्क्रीनिंग वगैरह की गई जी, है ना? जी। बेटी, आपका पेपर कैसा हुआ है? मेरा पेपर बहुत अच्छा गया। कोई परेशानी, किसी तरह की दिक्कत आई? नहीं। तो जैसा कि बच्चे काफी खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि पेपर काफी सरल आने के कारण बच्चों में जो दिख रहा है कि उनका पेपर सरल आने के कारण उन्होंने काफी अच्छी पढ़ाई भी की थी, तैयारी भी की थी, और उस तैयारी के तहत उनकी मेहनत रंग लाई। आज पहला पेपर है, लेकिन इसके बावजूद 23 मार्च तक यहाँ जो पेपर जारी रहेंगे 10वीं के, और लगातार बच्चे पढ़ाई में जुटे हुए हैं। 2 वर्षों बाद छत्तीसगढ़ में ऑफलाइन एग्जाम शुरू हो रहे हैं। कल 12वीं का एग्जाम था, और आज 10वीं का परीक्षा है ऑफलाइन। क्योंकि ये शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पेंड्रा है, इसको मल्टीपर्पज कहा जाता है। मैं उस स्कूल में खड़ा हूँ, और अब से कुछ देर बाद यहाँ पे एग्जाम शुरू होंगे 10वीं के। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये 10वीं के छात्र हैं जो परीक्षा देने के लिए पहुंच रहे हैं, और आप देख पा रहे हैं कि बच्चे यूनिफॉर्म में पहुंचे हुए हैं। जो गाइडलाइन है स्कूल का, उसका पालन कर रहे हैं। सभी बच्चे मास्क में लगाकर पहुंचे हैं, और जो कोविड प्रोटोकॉल है उसका पालन भी कर रहे हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कि एक छात्र आज 10वीं के एग्जाम देंगे, और पूरी तरह से तैयारी करके आए हैं। कोविड प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं, प्रॉपर ड्रेस में है, ताकि किसी प्रकार की कोई आपत्ति ना हो पाए। पूरे टीचर के साथ साथ जितने स्टूडेंट हैं वो पूरे तैयारी कर लिए हैं ऑफलाइन एग्जाम की। चूंकि 2 वर्ष बाद ऑफलाइन एग्जाम हो रहा है, कुछ छात्रों से बात करते हैं कि किस तरह की तैयारी किए हैं वो लोग एग्जाम को लेके। क्या नाम आपका? नंद कुमार। नंद कुमार जी, 2 साल बाद पेपर हो रहे, कैसा अनुभव, कैसा लग रहा है, क्या तैयारी की है? अच्छा लग रहा है, ऑनलाइन
एग्ज़ाम में बच्चे क्या पढ़ नहीं पा रहे थे, अभी ऑफलाइन एग्ज़ाम हो रहा है, सब कोई पढ़ के आ रहे हैं, अच्छी तैयारी करके आए हैं। अच्छी रिजल्ट अच्छा है जैसे अच्छा है। 2 वर्षों से पढ़ाई प्रभावित था, अब कैसा करेंगे? अब पढ़ाई करेंगे हम लोग और अच्छा नंबर लाएंगे। अरे बेटा तू भी ये छात्र थे जो बता रहे थे कि ऑफलाइन एग्जाम से बहुत अच्छा लगेगा, ऑफलाइन परीक्षा जो चल रही थी उसके चलते दिक्कत था, लेकिन इस बार ऑफलाइन एग्जाम हो रही तो बच्चों में काफी उत्साह है। जी क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम यश राठौर है। राठौर जी, 2 वर्ष बाद पेपर शुरू हो रहे हैं, पहले ऑनलाइन होते थे, अब ऑफलाइन हो रहे हैं, कैसा लग रहा है? कितनी तैयारी की है? तैयारी तो बहुत बच्चे भी अच्छे से करके आए हैं, क्योंकि ऑफलाइन में देखने को मिलता है कि बच्चे को डर रहता है कि पेपर हो रहा है तो अच्छे से तैयारी करते हैं। ऑनलाइन में सोचने की चीटिंग उटिंग करेंगे तो उसमें पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान नहीं देते, तो ऑफलाइन परीक्षा होगा तो बाकी बच्चे प्राइवेट होंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे। अच्छा, आप तैयारी करके आए पूरी? हाँ, करके आए। तो ये छात्र थे जो बता रहे थे कि ऑफलाइन एग्जाम बहुत अच्छा होता है और पूरी तरह से तैयारी करके आए। छात्र हमारे साथ प्रिंसिपल सर है, उनसे बात करते हैं कि किस तरह की तैयारी है और कितनी दिक्कत है बच्चों को 2 वर्ष बाद एग्जाम होने में। सर, 2 वर्ष बाद एग्जाम हो रहे हैं ऑफलाइन, पढ़ाई भी प्रभावित था, क्या लगता है कैसा रिजल्ट होगा? नहीं सर, रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, सारे बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं और हमने पूरी कोशिश की है कि बच्चों का हम 100% पाठ्यक्रम पूरा किए हैं और बच्चों की बहुत अच्छी तैयारी है और निश्चित रूप से हमारे विद्यालय का रिजल्ट सबसे टॉप रहेगा, ऐसा मुझे पूरे विश्वास है। ओके, थैंक यू। ये प्रिंसिपल सर थे जो बता रहे थे कि कोविड प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखा गया है, 50% छात्रों को एक कमरे में अनुमति दी गई है बैठने की, सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखा गया है। साथ ही छात्र भी काफी खुश है कि 2 वर्षों बाद उनका ऑफलाइन आज एग्जाम होगा। शाम के घर में है, पूर्वी कल यूक्रेन से लौटी है। आइए हम उसके वहाँ की जानकारी लेते हैं, वहाँ पर कैसे कैसे हालात हैं यूक्रेन के। पूर्वी बताओ, आपको वहाँ पर यूक्रेन के क्या हालात हैं, कैसे वहाँ पर व्यवस्था है और आपको यहाँ तक आने में जो भारत सरकार ने सहयोग दिया उसके बारे में क्या बोलना चाहती? बोलिए। पहले तो भारत सरकार का और प्रधानमंत्री जी का और मुख्यमंत्री जी का भी, दोनों का ही धन्यवाद देना चाहूँगी, नरेंद्र मोदी जी का और भूपेश बघेल जी का, कि मैं सही सलामत वापस अपने वतन को आई और उन्होंने बहुत सहायता की हमारी आने में और हमको कोई भी परेशानी नहीं हुई। जैसे ही हमने बॉर्डर क्रॉस किया उसके बाद हमें कोई परेशानी नहीं हुई। सारे एम्बेसी वाले थे वहाँ पे हमको यहाँ पे लेके आने के लिए और बहुत ही ज़्यादा उनके लिए भी कठिन रहा है समय, बट हम सारे बच्चों के को संभालना और वो सब चीज़ करके हमको जल्दी भेजने वाला काम भी वो कर रहे थे, जो जितना उनसे हो पा रहा था वो सब कर रहे थे। और यहाँ पहुँचने के बाद भी हमें कोई परेशानी नहीं हुई। दिल्ली में हमें गाड़ी वाड़ी सब मिल गई थी और सब हमको रिसीव करने भी आए थे और तुरंत हमारी दूसरे जगह की भी टिकट हुई और वो बहुत जल्दी एक्शन ले रहे थे और बहुत जल्दी हो रही थी वहाँ पे चीज़ें। और बट ये है कि वहाँ पे जो बच्चे अभी भी अटके हुए हैं उनके लिए भी मतलब कोई अगर आसार अगर कोई है तो वो एम्बेसी है, तो उनको वहाँ से निकालना चाहिए जल्द से जल्द, क्योंकि वहाँ के सिचुएशंस अभी बहुत ज़्यादा ख़राब है। नेताम के पिताजी दिलीप हैं, उनसे मैं चर्चा करना चाहता हूँ कि वो कैसा महसूस करें कि उनकी बेटी आज वापस उनके बाजू में बैठी है। बताएंगे दिलीप भाई, कैसा आप महसूस कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं भारत सरकार, मोदी जी का और छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जो बच्चे यूक्रेन से दिल्ली तक पहुंचे उनके बाद जो स्थितियां यहां बनी उसके लिए मैं काफ़ी धन्यवाद देता हूं। और मैं मेरी बच्ची सा सुरक्षित जो है यूक्रेन से वो अपने वतन, अपने निवास स्थान बलौदा बाज़ार में हमारे बीच में आज उपस्थित है। बहुत खुशी की बात है कि हमारा बच्चा हमारे बीच में आज मौजूद है। आप उनकी मम्मी हो, आप कैसे महसूस करें? बहुत खुशी महसूस हो रहा है सर, क्योंकि हमारा कलेजा का टुकड़ा हमारे पास में है और हम आशा करते हैं कि सरकार की उससे निवेदन भी करते हैं कि सारे बच्चे अपने माँ बाप के कलेजे के टुकड़े हैं, उनको भी सुरक्षित यहाँ लाया जाए। यही निवेदन है मेरी सरकार से कि कृपया करके उन बच्चों को जल्द से जल्द ले आए। धन्यवाद। देखिए यहाँ पर कितना खुशी का माहौल है कि बच्ची अपने माता पिता के बाजू में बैठी हुई है। सरकार के, भारत सरकार ने जो प्रयास किया उनको बहुत सहारा है। मतलब वो खेती विलुप्त होते जा रहा है और साथ ही साथ जब विशुद्ध रूप से जो हमारा उन्हारी का फसल है जिसमें हमको लागत मूल्य भी नहीं लगता है, बहुत कम लागत मूल्य लगता है और केवल उस फसल को आज उन्हारी के मतलब जानवर के कारण नुकसान हो रहा है, उसमें हमको एक सामूहिक तार घेरा इस बजट में खास तौर से योजना आना चाहिए
जिससे आम मतलब जितने और किसान हैं उसको फायदा होना चाहिए और ओनहाली की फसल को हमारा सुरक्षा होना चाहिए, जिससे यहाँ मतलब जो 12 महीना फसल है, किसान 12 महीना फसल चक्र के परिवर्तन में पूरा 12 महीना फसल ले, जिससे किसानों की आय और उसमें वृद्धि हो। और दूसरा ये है कि मुख्यमंत्री जी अपने उद्बोधन में अपना ये बोला गया था कि फूड प्रोसेसिंग का कार्य हमारे जिलों में किया जा रहा है करके, जो जिसमें तेजी लाया जाए, फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगाया जाए ताकि किसानों को फायदा हो सके। हमारे साथ एक किसान भाई और हैं, हम उनसे भी बात करेंगे किस तरह का इस बार का बजट होना चाहिए, क्योंकि भूपेश सरकार सबसे बड़ा प्रदेश का सबसे बड़ा बजट बनाने जा रही है। हम किसान हैं और सरकार से मांग करते हैं कि किसानों का बजट बढ़ाया जाए। जो अभी किसानों का सब्सिडी जो फसल नुकसान या यंत्रों में, कृषि यंत्रों में दिया जा रहा है, वो बहुत सारे योजना बंद हो चुके हैं, उसको चालू किया जाए। और अभी इस साल बरसात में फसल जो नुकसान हुआ है, सुनने में आया है कहीं कहीं बीमा का पैसा मिला है। 8 गांव है तो 1 गांव को मिला है, 7 गांव को नहीं मिला है। और 4-6 के तहत जो मुआवजा देने का घोषणा किए थे मुख्यमंत्री ने, आज तक किसी गांव को नहीं मिला है। तो ये किसानों को, अगर सरकार है तो कोई किसानों के लिए फ़ायदा देने के लिए बजट में प्रावधान रखे और अधिक से अधिक बजट किसानों के लिए बढ़ाया जाए। तात्कालीन सरकार के टाइम जब ब्रजमोहन अग्रवाल कृषि मंत्री थे, तब उस समय उन्नत खेती की बात हुई थी और काफ़ी जगह उन्नत खेती की शुरुआत भी हुई थी। अभी क्या स्थिति है? अभी तो गौठान के माध्यम से उसको पूरा करने का, जैविक खेती करने का प्रयास जारी है, लेकिन जिस प्रकार से पूरे अभी छत्तीसगढ़ सहित अन्य जो राज्य है वहाँ पर भी जिलों के साथ अन्य राज्यों में भी खाद की समस्या है। तो